हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स देखिए, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। आपके एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल भी मत डरिएगा और एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से दीजिएगा और टाइम का खास करके ख्याल रखिएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि टाइम आप लोगों के पास बहुत कम होता है और वर्क ज़्यादा करना होता है। तो इसके लिए आप लोगों को ये करना चाहिए कि आप लोग क्वेश्चंस को डिवाइड कर लें कि हमको इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस करने। जैसे आप लोगों का 2 घंटे का पेपर होगा और उसमें आप लोगों को क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस करने होंगे, यानी कि 40 क्वेश्चंस आप लोगों को करने होंगे, जिसमें आप लोगों के 15 क्वेश्चन बहुविकल्पीय टाइप होंगे, 15 क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय टाइप होंगे और 10 क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय टाइप होंगे। तो फ्रेंड्स इतना करने में आप लोगों को काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा कि टाइम को डिवाइड कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपने 35 मिनट में आपने बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस किए और 35 मिनट में आपने अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस किए। आप लोगों के पास 50 मिनट बचे, उसमें आप लोग अति लघु यानी लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस कीजिएगा, ठीक है ना। और आप लोग ये चीज़ खास ख्याल रखिएगा कि क्वेश्चन आप लोग मत लिखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। आप लोग हेडिंग डालिएगा, अच्छे से हेडिंग डाल के और आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि राइटिंग साफ़ होनी चाहिए और हाशिए भी आप लोग स्केल से खींच लीजिएगा। तो इससे क्या होता है, कापी भी देखने में सुंदर लगती है, कि वो भी बहुत ज़रूरी है। और आप लोग सीरियल वाइज, जैसे कि आपने क्वेश्चन लिखा तो आप जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आया, आप लोगों का बहुविकल्पी टाइप फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने लिखा तो यहाँ पे आपका जो भी सही हो, जैसे आ बा सादा हो या ए बी सी डी हो, तो आप लोग मान लीजिए आ बा सादा में आपका आ आंसर सही है, तो आपने आ लिखा, उत्तर आ लिख के आपने उत्तर आ आपका राइट है ना, पहले का आपका उत्तर आ राइट है, और जो सा भी आपका उत्तर राइट हो उसको यहाँ पे लिख देंगे। और इस तरीके से पेज पे लाइन खींच के अच्छे से काफ़ी सजा सजा के लिखिएगा। लेकिन इतना भी ये मत कीजिएगा कि टाइम ही ना देखें और कॉपी को ही सजाने में लग जाएं, ऐसा भी मत कीजिएगा। अच्छे से सफाई से आप लोग वर्क कीजिएगा। आशा करती हूँ ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। चलते हैं हम लोग आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर पॉइंट देख लेते हैं। और फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा निचोड़ लेकर आए हैं। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो शायद ऐसा ही कोई क्वेश्चन हो जो आप लोग ना कर पाए, बाकी ऐसा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप कर ना पाएँ, क्योंकि इतना तो हमने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग बहुत अच्छे से पेपर को हल करेंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, अच्छे प्रश्न की विशेषता। तो अच्छे प्रश्नों की प्रमुख विशेषता निम्न है। प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से अलग हो, वह विचारोत्तेजक हो, प्रश्न कोई सुविधा उत्पन्न ना यानी कोई दुविधा उत्पन्न ना करे और प्रश्न विद्यार्थियों के मानसिक विकास के अनुरूप हो। उसके बाद देखते हैं कक्षा में प्रश्न पूछते समय सावधानियां। तो प्रश्न कक्षा में एक बार प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करें। प्रश्न को बार बार दोहराना या तत्काल शब्दावली बदलकर प्रश्न नहीं करना चाहिए। शिक्षक का स्वर स्पष्ट और इतना ऊंचा हो कि पूरी कक्षा सुन सके। प्रश्न पूरी कक्षा से पूछे, फिर कुछ देर रुककर किसी छात्र से उत्तर देने को कहें। एक प्रश्न का ठीक उत्तर मिल जाने के बाद अगला प्रश्न करें, इत्यादि। फ्रेंड्स देखिए ये आप लोगों की फास्ट रिवीजन वीडियो है, इसलिए अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो को आप थोड़ा सा बैक कर लें और उस चीज़ों को समझ लें, ठीक है ना। उत्तम परीक्षण क्या होता है, तो किसी वस्तु को इसलिए अच्छा कहा जाता है कि उसमें सभी अच्छे गुण होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु को अच्छा या खराब उसके मान्य गुणों या कसौटियों के आधार पर ही कहा जा सकता है।
उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक तकनीकी, तो उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक तकनीकी है उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, समय एवं कीमत की सुगमता। उसके बाद देखते हैं मौखिक अभिव्यक्ति की कौशल शिक्षण, तो चित्र वर्णन विधि, कहानी कथन विधि, सस्वर वाचन, कविता पाठ, संवेद वाचन, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन में संबंध, तो शिक्षण को हम अधिगम हेतु मार्गदर्शन के रूप में लेते हैं, अर्थात टीचिंग इज ए गाइडेंस ऑफ लर्निंग। इसका अर्थ है जो शिक्षण जितना अधिगम में बदल जाए वह उतना ही अच्छा है, अतः शिक्षण और अधिगम अलग अलग ना होकर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। आप लोग इस तरीके से तो लिख पाएंगे ना, बहुत ही आसान भाषा में हम आप लोगों को बता रहे हैं चीज़ों को, तो आप लोग चीज़ें समझ लीजिए। और जैसे कुछ पॉइंट है जो आप लोगों की समझ में नहीं आए, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ पूछ लेते हैं कि उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक तकनीकी, तो अगर इन सब चीज़ों को ट्रिक वाइज से पढ़ा जाए तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। और हमने इसमें आप लोगों को ट्रिक वाइज बहुत सी चीज़ें बताई हैं, और आगे भी अभी हम आप लोगों को ट्रिक वाइज चीज़ों को बताएंगे। ट्रिक वाइज से चीज़ें ये होता है कि याद आ जाती हैं एग्ज़ाम के टाइम, भले आप वैसे भूल जाएं कि ये क्या था, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम आप लोगों को वो चीज़ आ जाती है कि अच्छा ऐसे से ऐसे था, तो आप लोग उस तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है ना। देखिए अप्रमाणीकृत परीक्षण प्रायः कक्षा अध्यापक द्वारा किया जाता है, और यहाँ कैसा होता है, यहाँ अप्रमाणीकृत परीक्षण कैसा होता है, तो यह औपचारिक है या कुछ प्रश्नों की रचना करके बनाया जाता है, कम विश्वसनीय तथा वैध है, तत्कालीन आवश्यकता की पूर्ति करता है और प्राप्तांकों की व्याख्या छोटे समूह में की जा सकती है। और प्रमाणीकृत परीक्षण इसको देख लेते हैं, तो कुछ विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाता है, या औपचारिक है, या एक समय साध्य कार्य है, अधिक विश्वसनीय वेद है, अधिक समय तक तथा बड़े समूह की आवश्यकता की पूर्ति करता है। प्रश्नों के प्रकार देख लेते हैं, तो प्रश्नों के प्रकार में देखिए शिक्षक द्वारा छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए लिखित, मौखिक, स्तर प्रयोगात्मक या क्रियात्मक प्रश्नों का सहारा लिया जाता है। कुल मिलाकर प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। निबंधात्मक प्रश्न में अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखिए कौन कौन से प्रश्न होते हैं, तो पूर्ति प्रश्न होते हैं और चयन प्रश्न होते हैं। पूर्ति प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न होते हैं, तो साधारण प्रत्यास्मरण प्रश्न होते हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति। और देखिए चयन प्रश्न में कौन कौन से होते हैं, तो सत्य असत्य प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, मिलान प्रश्न होते हैं और वर्गीकरण प्रश्न हो जाते हैं। अब देख लेते हैं उपचारात्मक शिक्षण, आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से ये पूरा ही वीडियो आप लोगों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उपचारात्मक शिक्षण शब्द नया हो सकता है, किंतु उसकी प्रक्रिया बहुत पहले से ही चल रही है, क्योंकि जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां कठिनाइयां ना आती हों। उपचारात्मक शब्द चिकित्सा से यानी चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। जिस प्रकार कोई चिकित्सक लोगों की बीमारियों का उपचार करके उन्हें स्वस्थ करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार एक अध्यापक विद्यार्थी की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उसके ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करता है। उसके बाद देख लेते हैं निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण देख लेते हैं। नैदानिक शिक्षण द्वारा यह पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि पाठ्य वस्तु का कौन सा भाग किस मात्रा में सीखा गया है तथा कितना भाग छात्र सीखने में असमर्थ रहा है और क्यों। छात्र की विषयगत इन्हीं कमजोरियों का पता नैदानिक परीक्षण द्वारा लगाया जाता है। उसके बाद देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र। तो क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा सीमित है। यहाँ पर क्षेत्र से हमारा संबंध अनुसंधान की क्रिया से था। यदि क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा व्यापक है, संभवतः कोई भी ऐसा क्षेत्र और स्थान नहीं है जहाँ क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता हो। पाठशाला हो या उद्योगशाला, किसी किसान का खेत हो या मजदूर का मजदूरी करना, लड़ाई का मैदान हो या अखाड़ा, सभी जगह क्रियात्मक अनुसंधान संभव है। मजदूरों के
मजदूरी करने में क्रियात्मक अनुसंधान का एक उदाहरण लीजिए। एक स्थान पर 8 से 10 मजदूर मिट्टी डाल रहे थे, काम कर रहे थे, फिर भी डांट पड़ रही थी उन्हें। एक सूझी वे पंक्ति में खड़े होकर और एक ने अपना वजन दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को। उसी प्रकार अंतिम मजदूर ने ठिकाने पर डाल दिया। कम परिश्रम अधिक काम, यही तो उन मजदूरों ने खोज की। इसी का नाम क्रियात्मक अनुसंधान है। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं क्रियात्मक शोध के चरण। तो क्रियात्मक शोध के कितने चरण हैं? तो देखिए 8 चरण हैं। सोपान प्रथम है चयन, समस्या चयन, और सेकंड है सोपान द्वितीय समस्या को परिभाषित करना, तृतीय है समस्या सीमांकन, चतुर्थ है समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण, सोपान पंचम है क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण, षष्ठम है अभिकल्प निर्माण उपकरणों का विकास, सोपान सप्तम है विश्लेषण, सोपान अष्टम है निष्कर्ष। देखिए इस तरीके से आप लोग चीज़ों को, थोड़ा कठिन पड़ जाता है चीज़ों को याद रखना, तो इसलिए इसकी ट्रिक है चपसी काकी अवनी। क्या है? देखिए चपसी काकी अवनी, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं, देखिए चा से क्या हो जाता है? तो चा से चयन हो जाता है, पा से क्या हो जाता है? देखिए परिभाषित करना, और सा से क्या हो जाता है? सी से क्या हो जाता है? देखिए सीमांकन। सी से क्या हो जाता है? तो सीमांकन हो जाता है। और का से क्या हो जाता है? तो कारणों का पता लगाना। फिर दूसरे का से क्या हो जाता है? तो क्रियात्मक परिकल्पना हो जाता है। और अवनी, तो अवनी देखिए यहाँ से इरेज कर देते हैं। अवनी का देख लेते हैं। तो आ से क्या हो जाता है? अभिकल्प निर्माण उपकरणों का विकास, और वा से क्या हो जाता है? विश्लेषण, और नी से हो जाता है निष्कर्ष। तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस ट्रिक को। चपसी काकी अवनी क्या है? क्रियात्मक शोध के चरण हैं। और शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी विधि है जो वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करती है। क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त होने वाले उपकरण, देखिए क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त होने वाले उपकरण निम्न हो सकते हैं: प्रोफार्मा, प्रश्नावली, मानक या शिक्षक निर्मित परीक्षण, व्यवहारिक एवं सामूहिक कार्य, साक्षात्कार कथन, प्रश्नोत्तर, अवलोकन, निरीक्षण आदि। उसके बाद देखते हैं शिक्षा में नवाचार। तो शिक्षा में नवाचार देख लेते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति उत्पन्न हुई है वह नवाचार शब्द की ही देन है। आज शिक्षण विधियों एवं शिक्षण परिविधियों में अनेक प्रकार की नवीनता का समावेश हुआ है। E.M. रोजर्स के शब्दों में नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचारों के रूप में करे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता। तो इसमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, तीव्र आर्थिक विकास हेतु, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के अनुरूप शिक्षा प्रणाली, जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति, मानव संसाधन का विकास करने हेतु, सामाजिक परिवर्तन के अनुसार शिक्षा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु, अन्य कारणों से। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स अगर हो सके तो कम से कम आप अपने 5 फ्रेंड्स में ये वीडियो जरूर शेयर कर दें जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो इसको हम ट्रिक वाइज देख लेते हैं। ट्रिक है ना रोकती वेज मासा, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं? ना रोकती वेज मासा। तो ना से क्या हो जाता है? शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता, आपका ना से हो गया। और आ से देखिए क्या होता है? आवश्यकता, यानी नवाचार की आवश्यकता होता है। तो ना से हो जाता है नवाचार और आ से हो जाता है आपका आवश्यकता। तो इस तरीके से आप लोग याद भी रख पाएंगे कि ये ट्रिक किसकी है। तो शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता की ये ट्रिक है। अब देखते हैं रा में ओ की मात्रा यानी रोकती। तो राज्य की स्थापना के लिए यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। ता देखिए तीव्र आर्थिक विकास के लिए।
और देखिए वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति के अनुरूप शिक्षा प्रणाली, तो वेज से क्या हो जाता है, वैज्ञानिक, वामे की मत तो वेज, और वैज्ञानिक हो गया, जा से हो गया आपका जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति, और मासा, देखिए माँ और सा, तो मासा से देख लेते हैं मानव संसाधन का विकास करने हेतु, और देखिए मासा, देखिए मानव संसाधन का विकास करने हेतु, और सा से हो जाता है सामाजिक परिवर्तन के अनुसार शिक्षा। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। ना रोकती वेज मासा से आप लोग क्या याद रख सकते हैं, शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। नवाचार के क्षेत्र, तो शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों द्वारा गणित की शिक्षा, भाषा की शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, विज्ञान सामाजिक अध्ययन की शिक्षा, समानता वंचित वर्ग की शिक्षा नए तरीके से देना शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आता है। अब देख लेते हैं प्रार्थना स्थल। तो प्रार्थना स्थल में परंपरागत ढंग से विद्यालय में अध्ययन अध्यापन प्रारंभ होने से पूर्व ईश्वर प्रार्थना की जाती है, जिससे केवल एक निश्चित पद का पाठ होता है। लेकिन अब नवाचार के रूप में प्रार्थना स्थल पर भिन्न लिखित क्रियाकलाप भी किए जाने का विभागीय निर्देश है। बच्चों की साफ सफाई की जांच तथा स्वस्थ आदतों के विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करना, किसी महापुरुष द्वारा धर्म ग्रंथ व वर्णित सद्वाक्य का वांचन तथा उसका अनुसरण करने की प्रेरणा, उस दिन का प्रमुख समाचार का वाचन, ये आपका हो जाता है। उसके बाद देखते हैं, देखिए ये फर्स्ट रिवीजन है, तो इसलिए आप लोग अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग वीडियो को बैक कर लीजिए और उससे आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और देखिए फ्रेंड्स बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें। मापन क्या है? मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंकों तथा मध्यमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मापन कितने प्रकार के होते हैं? तो मापन के 3 प्रकार होते हैं, निरपेक्ष मापन, इब्सेटिव मापन और सामान्यीकृत मापन। अब इसमें देखिए हम लोग क्या ट्रिक लगाएंगे, हम लोग पहले ट्रिक लगा चुके हैं, उसके बाद इसमें हमने और भी थोड़ी सी बढ़ोतरी इसलिए की है कि आप लोगों को और भी अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं। तो ट्रिक है माँ निशा प्रकार, यानी क्या है, माँ निशा और प्रकार। तो इससे आप कैसे याद रख सकते हैं, तो माँ से क्या हो जाता है, मापन हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इस तरीके से भी चीज़ें भूल सकते हैं कि खाली सिर्फ निशा से, तो आप कहेंगे ये है किस चीज़ की ट्रिक, तो माँ से हो जाता है मापन, ठीक है ना। और मापन के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो ना से, ना में छोटी की मात्रा तो निरपेक्ष मापन, सा में आ की मात्रा तो सामान्यीकृत मापन, और छोटी ई की मात्रा जो लगी है वो इब्सेटिव मापन हो जाता है। और क्योंकि ये किसकी है, तो मापन के प्रकार है, तो आपका मानिसा प्रकार हो गया आपका, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग चीज़ों को याद रखिएगा। अब देखते हैं फॉर्मेटिव संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है। तो फॉर्मेटिव संरचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। किसका मूल्यांकन होता है, तो छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। उसके बाद देखते हैं मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यालय कक्षा और स्वयं छात्रों द्वारा निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में छात्र की प्रगति की जाँच करना है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मापन तथा मूल्यांकन में मुख्य अंतर क्या है। तो मापन एक सामान्य शब्द है, मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है। क्या है, तो मापन एक सामान्य शब्द है और मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है। परीक्षण क्या है, तो परीक्षण वे वस्तुनिष्ठ एवं मानकीकृत साधन है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों संबंधी योग्यताओं का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है सतत मूल्यांकन क्या है। तो सतत मूल्यांकन को देख लेते हैं। सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रति माह या तिथिवार की जाती है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया कौन सी है, तो तिथिवार भी की जाती है और रोजमर्रा में भी की जाती है। सतत मूल्यांकन होता क्या है, तो सतत मतलब होता है टेस्ट, ठीक है ना। आप लोग इस चीज़ को, ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे तो आप लोग चीज़ों को नहीं भूलेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस को आप लोग हल कर पाएंगे, ठीक है ना। व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक मतलब क्या होता है, तो बड़ा होता है, विशाल होता है, फैला हुआ होता है ना।
तो व्यापक मूल्यांकन के बारे में पता कर लेते हैं, यानी देख लेते हैं। बालक के अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ज्ञात, अज्ञात अनेकों पक्ष हैं जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं? तो व्यापक मूल्यांकन के 3 पक्ष हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और कौशलात्मक पक्ष। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लूम ने मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष में क्रियाओं को कितने वर्गों में बांटा है? तो ब्लूम ने मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष को, ये याद रखिएगा आप लोग कि संज्ञानात्मक पक्ष अगर पूछा जाता है, क्योंकि इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो संज्ञानात्मक अगर पूछा जाता है तो 6 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। और शैक्षिक मापन के कितने स्तर हैं? तो शैक्षिक मापन के देखिए स्तर कितने हैं? तो 4 हैं। आप लोग इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, कितने मतलब स्तर हैं और कितने अंग हैं, इस चीज़ में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो स्तर से देखिए आधा सा और ता और रा होता है, और पढ़ते हम लोग क्या है, सतर तो नहीं पढ़ते हैं, स्तर पढ़ते हैं। यहाँ पे ई छिपा हुआ है, देखिए ट्रिक है, इसलिए ये चीज़ें बता रहे हैं कि ई छिपा हुआ है। तो ई, आधा सा, ता और रा कुल मिला के कितने वर्ड हो गए? तो 4 हो गए। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि इसके 4 वर्ड हैं, इसलिए इसमें मापन के स्तर कितने हैं? तो 4 हैं। कौन कौन से हैं वो भी काश शैक्षिक मापन से हम लोग याद रखेंगे। किससे याद रखेंगे? तो काश, का में 2 मात्राएं लगाएंगे, और शा, काश, शैक्षिक और मापन। देखिए मापन, तो इसमें देख लेते हैं कैसे ट्रिक लगाएंगे। तो काश, तो का में जो ये का है आपका वो कर्मिक स्तर हो गया, और देखिए शा आपका क्या हो गया? शाब्दिक स्तर हो गया, ये आपका हो गया ना। उसके बाद आ की मात्रा जो लगी है अंतराल स्तर हो गया, और दूसरी जो आ की मात्रा लगी है वो अनुपात स्तर हो गया। इस तरीके से आप लोगों की ये ट्रिक कंप्लीट होती है। और शैक्षिक मापन, यानी कि अगर आप शैक्षिक मापन याद नहीं रखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा ये ट्रिक किस चीज़ की है? तो शैक्षिक मापन, काश शैक्षिक मापन, तो ये शैक्षिक मापन के स्तर की ट्रिक हो जाती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो मूल्यांकन का अर्थ मूल का अंकन करना है। दूसरे शब्दों में मूल्यांकन मूल निर्धारित की प्रक्रिया है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक अविच्छिन्न अंग है, या प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ठीक है। शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो डॉक्टर पटेल के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है। कैसी है? तो चतुर्मुखी है। बौद्ध क्या है? तो बौद्ध किसी वस्तु की भाव को ग्रहण करने की योग्यता है। क्या है? तो किसी भाव को ग्रहण करने की योग्यता है। और मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या क्या है? तो कहानी, कथन, भाषण, कविता, पाठ, विचार, विमर्श आदि, ये क्या है? तो ये मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियाँ कौन कौन सी हैं? तो उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियाँ उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, समय एवं कीमत। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? उत्तम वाक्य उवेश की, किसकी? तो उत्तम वाक्य उवेश का, आप ऐसे याद रखें, उत्तम वाक्य उवेश का, ठीक है ना। उवेश जैसे किसी का नाम होता है ना, उवेश, उवेश का, तो इसमें छोटा ऊ से हो जाता है आपका उद्देश्य पूर्णता। और देखिए वा से आपका क्या हो जाता है? तो वा से आपका हो जाता है व्यापकता। और देखिए सा एवं यानी समय एवं कीमत, तो सा से आपका समय हो जाता है और कीमत मतलब की हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए आपका उत्तम बच गया, तो उत्तम मतलब उत्तम परीक्षण है ना, उत्तम परीक्षण। और व्यवहारिक उवेश, उवेश का वाप ले लें तो क्या हो गया? व्यवहारिक हो गया। तो इसलिए उत्तम वाक्य उवेश का, तो उत्तम से उत्तम हो जाता है, वे से व्यवहारिक हो जाता है, और कसौटियाँ आपका ये जो का हो जाता है ये आपका कसौटियाँ भी हो जाता है और कीमत भी हो जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे उत्तम वाक्य उवेश का। उसके बाद देखते हैं उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियाँ कौन कौन सी हैं? तो वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, विभेदन शक्ति, मानक।
देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए वैधता का आप लोग वह ले लीजिए और वा का वा, वेव, विवेश, देखिए वी और फिर वी का छोटी की मात्रा वी ले लीजिए। अब विवेधन यानी विवेदन, तो वी फिर ले लीजिए आप लोग। उसके बाद और शाह से आप लोग शाह और माँ, है ना, वेव विवेश तक। और क्या है, तकनीकी कसौटियाँ, तो तकनीकी कसौटियाँ ता से तकनीकी हो जाता है और का से कसौटियाँ हो जाता है। तो वेव विवेशम से आपका क्या हो जाता है, वेव विवेशम तक। तो आप लोग ये तक तकनीकी कसौटियाँ। ब्लूप्रिंट क्या है, ब्लूप्रिंट पाठ्य सामग्री पर अंकों का विभाजन, प्रायोद्देश्यों पर बल का निर्धारण, प्रश्नों की रचना, संबंधी बिंदुओं पर तैयार की गई सारणियों के आधार पर प्रश्न रचना हेतु एक अलग सारणी तैयार की जाती है। इसमें प्राज्य उद्देश्य, पाठ्य सामग्री, प्रश्नों के प्रकार एवं उनकी संख्या आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, देखिए शैक्षिक मापन। तो शैक्षिक मापन एस स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में चलने वाली सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है, तो शिक्षा के क्षेत्र में चलने वाली सतत प्रक्रिया है। क्विलिन व हन्ना के अनुसार छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के व्यवहार के गुणात्मक व मात्रात्मक वर्णन के साथ साथ व्यवहार की वांछनीयता से संबंधित मूल्य निर्धारण की निहित रहता है। और वास्तव में कोई भी अध्यापक अपने शिक्षण कार्य में के उपरांत यह जानना चाहता है कि क्या उसने वे उद्देश्य प्राप्त कर लिया है जिसके लिए उसने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया है। इसी प्रकार छात्र यह जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया है जिससे प्राप्ति करने के लिए वे अध्ययन कार्य कर रहे हैं, तथा प्रधानाचार्य जानना चाहता है कि क्या उनके विद्यालय के छात्रों के द्वारा वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। फिर देखिए एनसीईआरटी के अनुसार देख लेते हैं। मूल्यांकन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह एक सतत व व्यवस्थित प्रक्रिया है जो देखती है निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्रति किस सीमा तक है, यानी प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। और सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली हैं, शिक्षा के उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। अब देख लेते हैं मूल्यांकन के तीन अंगों को देख लेते हैं, शिक्षण उद्देश्य, अधिगम उद्देश्य और व्यवहार परिवर्तन। अब इसको हम ट्रिक से देखेंगे तो अंग शिवा, हमने इसमें भी इस ट्रिक में भी थोड़ा सा बढ़ाया, पहले हमने आप लोगों को शिवा बताया था। अब हम आप लोगों को और भी थोड़ा इसको और भी सुविधाजनक यानी आसानी के लिए आप लोगों को अंग शिवा, जैसे ऐसे अगर आप कहोगे तो हो सकता है कि आपके माइंड में वो चीज़ ना आए कि ये ट्रिक किसकी है, और जब अंग शिवा कहेंगे तो ये अंग हैं, मूल्यांकन के अंग हैं। तो अंग से तो आपका अंग हो जाता है यानी मूल्यांकन के अंग हो जाते हैं। और शिवा से देखिए शा में छुट्टी की मात्रा तो शिक्षण हो जाता है, वा से क्या हो जाता है, व्यवहार परिवर्तन हो जाता है, और आ की मात्रा से अधिगम क्रियाएं हो जाता है। तो अंग शिवा से क्या होता है, तो मूल्यांकन प्रक्रिया के अंग हो जाते हैं। ठीक है ना। मूल्यांकन का उद्देश्य इसमें देख लेते हैं, यानी ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी, अधिगम सीखना की यानी सीखने की प्रक्रिया, व्यक्तित्व भिन्नताओं की जानकारी, निदान शिक्षण की प्रभावशीलता का ज्ञान, पाठ्यक्रम में सुधार, निर्देशन, प्रमाण पत्र प्रदान करना और वर्गीकरण। आप लोग इसे ट्रिक वाइज याद करेंगे। देखिए कैसे याद करेंगे, ज्ञान शिव का उद्देश्य पर्व क्या है, तो ज्ञान शिव का उद्देश्य पर्व। ठीक है ना। तो आप उद्देश्य तो आपका उद्देश्य हो गया ना, मूल्यांकन का उद्देश्य हो गया, तो आपका ये उद्देश्य तो यहाँ पे हो गया। अब आ जाइए ज्ञान और शिव। तो ज्ञान से आपका ज्ञान की जांच और विकास की जानकारी हो गया, ना से आपका देखिए निदान हो गया, और शिव शामिल छुट्टी की मात्रा शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञात करना हो गया, और वा से क्या हो गया आपका वर्गीकरण हो गया। और देखिए ज्ञान शिव को उद्देश्य पर्व, तो पा से आपका क्या हो जाता है,
तो पा से आपका पाठ्यक्रम में सुधार हो जाता है और वा से आपका क्या हो जाता है, तो आपका व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी हो जाता है। तो आप लोग अगर जैसे 4 से 5 आप लोग लिख देंगे तब भी आप लोगों का इनफ होगा। और इसमें अगर लघुत्तरी में आता है तो इसकी हेडिंग्स डाल के आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कीजिएगा, ठीक है ना। तो आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा में मूल्यांकन के क्षेत्र। यानी देखिए, शिक्षण हो गया, प्रशासन हो गया, निर्देशन परामर्श हो गया और भविष्य कथन हो गया। अब इसको हम ट्रिक वाइज कैसे याद रखें, तो ट्रिक वाइज है मुंशी प्रणब का क्षेत्र क्या है, तो इसमें भी हमने थोड़ा सा इजाफा किया है, मतलब थोड़ी सी बढ़ोतरी की है। मुंशी प्रणब का क्षेत्र, ठीक है ना। तो आप देखिए क्षेत्र है तो इसलिए कि ये क्षेत्र की ट्रिक है ना, मूल्यांकन के क्षेत्र की ट्रिक है, तो क्षेत्र तो आपका क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। अब आ जाइए मुंशी प्रणब। तो मुंशी से माँ में छोटा ऊ की मात्रा हो गया, तो क्या होता है मूल्यांकन, ठीक है ना। तो क्षेत्र मूल्यांकन हो गया। अब शी से शिक्षण हो गया यानी शिक्षण हो गया, पर से प्रशासन हो गया, ना से निर्देशन व परामर्श हो गया और भा से आपका भविष्य हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन के सोपान। तो उद्देश्यों का निर्धारण, अधिगम क्रियाओं का आयोजन और मूल्यांकन, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, तो इसे उमा से याद रख सकते हैं। यानी उमा तो एक नाम होता है ना, आप लोगों में से किसी का नाम होगा ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि किसका किसका नाम उमा है, ठीक है ना। तो उमा से देखिए ट्रिक, जो जिनका नाम है वो तो बहुत अच्छे से याद रख लेंगे, है ना। देखिए वैसे याद तो सभी लोग रख लेंगे, लेकिन जिनका नाम है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद रख लेंगे। तो उमा से क्या हो जाता है, छोटा ऊ से आपका हो जाता है उद्देश्य, और माँ से क्या हो जाता है तो मूल्यांकन, और आ की मात्रा से हो जाता है तो अधिगम। किसका है ये, तो मूल्यांकन के सोपान, ठीक है ना। तो सोपान आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए वीडियो काफ़ी लेंदी है, क्योंकि जितना भी निचोड़ था हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कराएगा, ठीक है ना। तो देखिए सतत मूल्यांकन के माध्यम से बालक की योग्यता तथा अयोग्यता के बारे में नियमित रूप से उपयोगी तत्वों का संकलन संभव हो सकेगा, जिससे कि बालकों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का अधिकतम विकास किया जा सके और शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। सतत मूल्यांकन यानी स्वयं लक्ष्य न होकर लक्ष्य प्राप्त करने का साधन है। व्यापक मूल्यांकन, तो व्यापक मूल्यांकन देख लेते हैं। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो मानव के सभी पक्षों को प्रभावित करती है। बालक के स्थूल सूक्ष्म प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ज्ञात अज्ञात अनेकों पक्ष हैं जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। इस मूल्यांकन के अंतर्गत यहाँ देखिए यह निर्णय लिया जाता है कि कौन से तत्व छात्र के अंदर अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं, ये व्यापक मूल्यांकन में हो जाता है। व्यापक मतलब क्या होता है, तो व्यापक मतलब होता है बड़ा फैला हुआ, ठीक है ना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अंतर, तो सतत मूल्यांकन वह होता है जो अध्ययन अध्यापन के साथ चलता है। व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक को शामिल किया जाता है। ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के 6 उद्देश्यों को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है। तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन में, यानी अगर ज्ञानात्मक पक्ष आता है तो कितने होंगे, तो 6। कौन कौन से, तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसको उन्होंने किस तरीके से सजाया है, देखिए KCAASE, इस तरीके से इन्होंने इसको बताया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है बालक के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम के अनुसार। तो भावात्मक पक्ष मानव प्रकृति का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष भावनाओं से संबंधित है, जिसके अंतर्गत रुचि, पसंदगी, नापसंदगी, मूल्य एवं अभिवृत्तियां सम्मिलित हैं। इसमें भावात्मक पक्ष कितने हैं, तो भावात्मक पक्ष 5 है। और देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप लोगों का पूछा जाए कि अगर आप लोगों से ये बात पूछी जाए, जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि ज्ञानात्मक पक्ष तो 6 हैं और भावात्मक पक्ष तो 5 हैं, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा।
भावात्मक तो 5 और ज्ञानात्मक कितने हैं तो 6। ठीक है ना। और देखिए भावात्मक पक्ष के 5 चरण कौन कौन से हैं इसको भी देख लेते हैं। इसमें आग्रहण या ध्यान देना, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्थापन, चारित्रीकरण। तो इसको देखिए ट्रिक वाइज कैसे देखेंगे। चाव भाव किससे देखेंगे तो चाव और भाव से हम लोग ये ट्रिक इसको याद रखेंगे। भाव मतलब क्या हो जाता है भावात्मक, है ना। अब चाव से हम लोग क्या याद रखेंगे, चा से हम लोग याद रखेंगे चारित्रीकरण, आ की मात्रा से देखिए अनुक्रिया, दूसरे आ की मात्रा से आग्रहण या ध्यान देना, तीसरे आ की मात्रा से अनुमूल्यन और वास से क्या याद रखेंगे व्यवस्थापन। तो इसलिए हम लोग चाव भाव से ये क्या याद रखेंगे भावात्मक पक्ष के चरण को याद रखेंगे। किससे याद रखेंगे तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन अल्पकालिक निर्णयों को लेने में सहायक होता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन दीर्घकालीन निर्णयों को लेने में सहायक होता है। उदाहरण, रचनात्मक मूल्यांकन में अध्यापक कक्षा में शिक्षण करते समय शिक्षण प्रश्नों को पूछकर छात्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करता है तथा तदुपरांत अपनी शिक्षण शैली में तुरंत परिवर्तन कर लेता है। रचनात्मक मूल्यांकन एवं आकलित मूल्यांकन की तुलना। तो शिक्षण कार्य के दौरान समय समय पर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन को रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। जब कोई अध्यापक अथवा मूल्यांकनकर्ता पाठ्यक्रम की समाप्ति पर या शिक्षा सत्र के अंत में छात्र की समग्र उपलब्धि का मूल्यांकन षष्टमासिक तथा वार्षिक परीक्षाओं द्वारा करता है तो आकलित मूल्यांकन कहते हैं। और आकलित मूल्यांकन द्वारा प्राप्त उपलब्धि परिणामों के आधार पर छात्रों में भेद किया जाता है, अर्थात उनकी योग्यता तथा गुणवत्ता के आधार पर समूह में उनकी सापेक्षित स्थिति निश्चित की जाती है। रचनात्मक में देख लेते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम के विभिन्न अंगों के गुण, दोष और कमियों का पता लगाया जाता है तथा उन कमियों को दूर करके शिक्षण कार्यक्रम अथवा पाठ योजना को और बेहतर एवं प्रभावपूर्ण बनाने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद देखते हैं योगात्मक मूल्यांकन। तो योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ किसी पूर्व विकसित शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री की उपयुक्तता की जांच करना है। और सतत मूल्यांकन देख लेते हैं। तो सतत मूल्यांकन की विधियां देखिए, सत्र परीक्षा, इकाई परीक्षण, मासिक परीक्षण और सेमेस्टर पद्धति। तो इसमें हम ट्रिक कौन सी लगाएंगे तो ट्रिक लगाएंगे समूह सीमा जैसे नाम होता है ना। आप लोगों में से भी किसी का नाम होगा समूह सीमा से। तो समूह से देखिए आपका क्या हो जाता है सतत मूल्यांकन आपका हो गया, समूह से हो गया सतत मूल्यांकन। और इसके जो विधियां हैं उसको याद देख लेते हैं। सा से हो जाता है आपका सत्र परीक्षा, बड़ी की मात्रा लगी है तो इकाई परीक्षण। माह से हो जाता है मासिक परीक्षाएं और आ यानी सी माह और सेमेस्टर पद्धति से हो जाता है आपका सेमेस्टर पद्धति। तो आप लोग याद रखेंगे इसे। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सतत मूल्यांकन की विधियां हैं समूह सीमा से, ठीक है ना। ये सिर्फ ट्रिक है, आप लोग इस पे बहुत ज़्यादा वो मत कीजिएगा कि हमारे नाम से ट्रिक बन गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ट्रिक है, ये अच्छी चीज़ है, इससे चीज़ें याद रह जाती हैं और आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। अब देख लेते हैं परीक्षण की रचना के 5 चरण। तो परीक्षण योजना बनाना क्या होता है, देखिए परीक्षण योजना बनाना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना, परीक्षण का मूल्यांकन करना, परीक्षण के अंतिम रूप की रचना करना। अब इसे देखिए यहाँ पे ट्रिक लगा लेते हैं यतीम राज से। यतीम राज पर, ठीक है ना। तो क्या होता है, या से आपका हो जाता है योजना बनाना, ता से आपका हो जाता है तैयारी करना और माँ से आपका हो जाता है मूल्यांकन करना। और देखिए रा से आपका हो जाता है रूप की तैयारी करना, हो जाता है ना, रूप की जांच करना भी हो जाता है और परीक्षण के अंतिम रूप की रचना करना। तो आपका रा से हो गया रचना करना।
अब देखिए पर से क्या है, तो पा से आपका हो जाता है परीक्षण और रा से आपका हो जाता है रचना। तो परीक्षणों की रचना का जो ये ट्रिक है यतीमराज, तो आप लोगों का इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सतत एवं वार्षिक मूल्यांकन में पुनर्बलन। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य उस मूल्यांकन प्रक्रिया से जो कि नियमित रूप से छात्रों का किया जाता है। इसके अंतर्गत पुनर्बलन के माध्यम से अपेक्षित सुधार किया जाता है। वार्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत भी छात्रों को पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। परिणाम पर पत्र पर लिखा होता है कि आपको अधिक प्रयत्न करना चाहिए, आप से अच्छा मतलब करने की योग्यता है, आप प्रथम स्थान पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। व्यापक मूल्यांकन के 3 पक्ष, तो संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष। मूल्यांकन की विशेषताएं हैं, तो मूल्यांकन एक व्यापक पद है, यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार। तो पहचान पद, एकांतर या विकल्प पद, बहुविकल्पीय पद, मिलान पद और वर्गीकरण पद। और प्रत्यास्मरण पद है, तो सरल प्रत्यास्मरण पद, रिक्त स्थानों की पूर्ति। सेमेस्टर पद्धति सतत मूल्यांकन की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण आदि के 6 माह की सेमेस्टर पद्धति को लागू किया गया। प्रत्येक सेमेस्टर पूरा करने के बाद परीक्षा आयोजित की जाती हैं। अब देख लेते हैं मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम। तो मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम से आशय है अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करना, यानी ग्रेड 1, 2, 3 ... 9 आदि, या अक्षर ABC ... G आदि हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हमने कोशिश की है आप लोगों को कि आप लोगों का जितना भी है आप लोगों के सिलेबस में हमने आप लोगों को बता दिया है और पढ़ा दिया है, और आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग कल एग्ज़ाम देने बहुत अच्छे से जाएं, फ्री माइंड से जाएं, कोई भी टेंशन साथ में लेके ना जाएं, क्योंकि देखिए अगर आप टेंशन साथ में लेके जाएंगे तो एग्ज़ाम कैसे आप लोग दे पाएंगे। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम कीजिए। आप लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।